नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नक्सलियों की कमर तोड़ने के बाद अब अगला नंबर अर्बन नक्सल का है। अर्बन नक्सल किस तरीके से इस देश में आंदोलन करता है, इस देश की राजनीति को प्रभावित करता है और किस तरीके से षड्यंत्र इस देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ रचे जाते हैं, उससे आप सब रूबरू होंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करने का जो टारगेट रखा गया था वो लगभग पूरा होने वाला है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि 1974 के बाद से देश में जितने भी आंदोलन धरने हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। उनकी जांच की जाएगी कि आखिर वो धरने प्रदर्शन आंदोलन किए क्यों गए, उनके पीछे किसका हाथ था और क्यों था। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अर्बन नक्सल पहले शुरुआत में थोड़ा सा क्या है वो समझाइएगा, उसके बाद क्या इस सर्च ऑपरेशन जो शुरू किया गया है ये इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभिषेक, हम नक्सली का मतलब यही समझते हैं कि जो जंगलों में हथियार लेके घूम रहे हैं वही नक्सली जी। हम यही समझते हैं ना कि जो वर्दी में दस्ते में जो घूम रहे हैं वो उन्हें घुमाने वाला कौन, उनको हथियार उनके हाथों में पकड़ाने वाला कौन है जिसने उनको ब्रेन वॉश करके अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया और लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसमें एक बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताता हूं कि जो नक्सली जिन इलाकों में लड़ रहे हैं वो गरीबों के बच्चे, उनके घरों में आप जाइएगा तो झोपड़ियों में रह रहे हैं वो। लेकिन जो इनके आका हैं सारे के सारे करोड़पति, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूमने वाले, ये चल रहा था। और इनके जो आका जो हैं उनके तार जो है विदेशी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। वो कोई चाइना से पैसे मंगा रहा है, कोई बाहर कोई अरब कंट्रीज में बसा हुआ है, कोई अमेरिकन है, कोई एनजीओ से कोई जुड़ा हुआ है तो उस एनजीओ को पैसे मिल रहे हैं कहीं से। तो जो इस तरह के लोग हैं ना, जिन्होंने गरीबों के दिमाग में जहर भरकर अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश की सरकारों के खिलाफ हथियार पकड़वाया है, उन लोगों को अर्बन नक्सल्स कहते हैं। अब जो खबर ये है, मैं चाहता हूं कि वो जो ट्वीट है वो स्क्रीन, खबर यह है कि अमित शाह ने कहा है या निर्देश दिए हैं कि बीपीआर&डी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है 1974 के बाद से इस देश में जितने आंदोलन हुए हैं उन सब की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि उन आंदोलनों में विदेशी फंडिंग तो नहीं है या किसी विदेशी शक्ति का हाथ तो नहीं था। और उसके बाद वो पैटर्न जांच करेगी कि कैसे पैसे आते थे इनके पास, कैसे ये आंदोलन खड़ा करते थे। 1974 किस लिए? क्योंकि 1975 में इस देश में इमरजेंसी लागू की गई थी जी। और उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने भी कहा था कि विदेशी शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। यह इंदिरा गांधी का कथन था। तो इंदिरा गांधी ने जब कहा होगा कि सीआईए मेरी सरकार के खिलाफ है, या इंदिरा गांधी ने कहा होगा कि विदेशी शक्तियां हैं जो मेरी सरकार को आंदोलन के माध्यम से वो करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए उसी वक्त से यह जांच शुरू हुई है 1974। और उसके बाद क्या किसी आंदोलन में विदेशी फंडिंग थी? क्या किसी आंदोलन में विदेशी पैसे आए थे, विदेशी शक्तियों का हाथ था? ये सारी बातों की जांच की जाएगी और इसके लिए डेडलाइन रखा गया है जनवरी 2027। इनको दिया गया है समय कि जनवरी 2027 तक आप अपनी जांच रिपोर्ट पेश कीजिए सरकार को, और उसके बाद सरकार एक पैटर्न जांचेगी कि विदेशी फंडिंग हो कहां से रही है और क्यों हो रही है, और उसका आकलन किया जाएगा। और तब इन अर्बन नक्सल्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और उस वक्त से लड़ाई छेड़ी जाएगी। विदेश से पैसे लेकर आप भारत के विकास परियोजनाओं को बाधित नहीं कर सकते। विदेश से पैसे लेकर आप यहां जो भी डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, स्कूलें बन रही है, उन सबको आप डिरेल नहीं कर सकते। इसलिए यह गृह मंत्रालय का निर्णय है और इसलिए हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। एक और बात है जो कि बहुत बड़ी खबर है, आपको शायद पता हो कि कलकत्ता में कल सारे कोर कमांडर्स की बैठक थी।
इस बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल तीनों मौजूद थे। पता है ना, इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे जी। उसमें 3 बातों पे चर्चा हुई। पहली बात यह थी कि फ्यूचर में जो वारफेयर होंगे वो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए हमारी तैयारियां कैसी हैं और भविष्य में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर प्रेजेंटेशन दिया गया। दूसरा प्रेजेंटेशन था कि आज अगर हमें अचानक लड़ना पड़े, जैसे पाकिस्तान है, चाइना या किसी भी देश के खिलाफ, तो हम वॉर रेडी हैं या नहीं हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात पे मंथन हुआ, जो चर्चा हुई, वो इस बात पे थी कि देश के अंदर की चुनौतियों से कैसे निपटेगी सेना, या देश कैसे निपटेगा। तीनों सेना प्रमुख, एयरफोर्स के चीफ थे वो, नेवी चीफ और आर्मी चीफ, तीनों ने कह दिया कि हम इंटरनल मैटर्स में तो हम पढ़ नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है। और बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि कैसे 2.5 मोर्चों के युद्ध में आधा मोर्चा यहां है, देश के अंदर है, और वो कैसे हमारे देश को डिस्टेबलाइज, यहां अराजकता फैलाना चाहते हैं, कैसे वो अंदर ही अंदर एक ऐसा कोलाहल पैदा करना चाहते हैं ताकि हम इनसे निपटने में परेशान हो जाए और हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाए और बाद में देश डिसइंटीग्रेट हो। ठीक है। इस बात के लिए प्रेजेंटेशन दिया गया है। इस जांच से भविष्य में जो चल रहा है आजकल देश में, जिस तरीके से सोरोस का नाम आप ले लीजिए, फंडिंग की बात करता है, या फिर विदेशी तमाम एजेंसियां जहां से भारत को पैसा, भारत में पैसा आता है नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, वो चीन हो या फिर और विदेश हो, तो भविष्य में क्या ऐसे आंदोलन या फिर ये जो आंदोलन जीवी हैं इन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी? देखिए, हर आंदोलन विदेशी पैसे से नहीं चल रहा। पहली बात ये दिमाग से निकाल लीजिए, बहुत अगर आपके राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं या जो संगठन करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विदेश से चंदा लेकर हमारे यहां विकास के जो काम हो रहे हैं उसको बाधित करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, बड़ा सॉलिड एग्जांपल है, सरदार सरोवर डैम परियोजना का नाम सुना था जी। ये क्या है, भारत में सबसे ऊंची डैम बनी थी नर्मदा नदी पर। मेधा पाटकर एक महिला आई और इसने कहा कि अगर ये डैम बनेगा तो लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि उस डैम के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। सॉरी, उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनको देश विदेश में पहचान भी मिली। अब लोग भी डर रहे थे कि कहीं सही में ऐसा तो नहीं है कि डैम अगर बन गया तो सही में इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। फिर आए नरेंद्र मोदी, सरदार सरोवर परियोजना कंप्लीट हुआ, डैम बन गया, अब वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लग गई, सब कुछ हो गया, कोई इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगड़ा, आज वो फुली फंक्शनल है। और कच्छ का वो इलाका जो कभी बंजर हुआ करता था वो सिंचित हो गया, और सिंचाई से फायदा यह हुआ कि आज वो ग्राउंडनट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। ठीक है सर। बाकी गोधरा में देखा हमने कैसे हुआ, किसान आंदोलन में हमने देखा कैसे हुआ जी। अब बचा कैसे जाए? पूछा जाना चाहिए कि मेधा पाटकर का वो जो आंदोलन था वो सही था या गलत था। हाँ, उस पर अब सवाल उठाना जायज है। क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि आप तो कहते थे कि बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बताओ किसके कहने पे कहती थी तुम? पूछा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल। अब एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक उदाहरण मैं बताता हूं। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था कुडनकुलम में। वो रशिया और इंडिया दोनों कोलैबोरेशन से बना रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी और बिजली प्रोडक्शन के लिए। यूपीए सरकार थी, एक के उदय कुमार थे, उन्होंने पूरे उस इलाके के लोगों को कहा कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा तो रेडिएशन निकलेगा, तुम्हारे बच्चे अपंग पैदा होंगे, महिलाएं गर्भ नहीं धारण कर सकी, ये सब करके वहां माहौल बनाया और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। बाद में जांच में सामने आया कि ग्रीन पीस फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है जो कि अमेरिकन एनजीओ है, वो पैसे ला रही है अमेरिका से और आंदोलन के लिए फंड करिए, इसीलिए कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और रशिया मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए। तो इस तरह के भी आंदोलन होते। ठीक है। आज वो न्यूक्लियर कुडनकुलम प्लांट भी फुली फंक्शनल है, काम कर रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये इस तरह के जो है ना, इन लोगों को अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो आम लोगों को भड़काकर विकास परियोजनाओं को बाधित करवाते हैं।
तो कहीं ये सिर्फ ये जांच करेगी कि कितने आंदोलन हुए, उसमें विदेश से पैसा कहां से आया, विदेशी शक्तियों का हाथ कितना था। ठीक है, और इनकी दुकान तो बंद होनी ही होनी है। बिल्कुल दुकान तो बंद होनी है। और इस फैसले से जो लोग आने वाले वक्त में फॉरेन फंडिंग के जरिए इस देश में आंदोलन या फिर धरने प्रदर्शन खड़े करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा सबक है और उनके लिए भी बहुत अच्छा लेसन है। बाकी नक्सलियों के बाद जिस तरीके से अर्बन नक्सल की कमर तोड़ने की सरकार ने एक तरीके से कहेंगे कसम खाई है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।